4 मई 2016 आईसीसी मामूल के मुताबिक ओडीआई की टीम रैंकिंग्स जारी करता है, लेकिन उस रैंकिंग में पाकिस्तानी टीम जिस नंबर पर खड़ी नजर आ रही थी, किसी पाकिस्तानी फैन ने उसका कभी तस्वर भी नहीं किया था। वो कंट्री जिसकी इतनी रिच क्रिकेट हिस्ट्री हो, जिसने कई लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हो, उसे तारीख की बदतरीन रैंकिंग 9वें नंबर पर देखना पाकिस्तानियों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ये वही टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से तो जीतना दूर की बात, ये टीम बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश हो रही थी। कोई शक नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट तब नेक्स्ट श्रीलंका या वेस्ट इंडीज क्रिकेट बन जाती। लेकिन अब टाइमलाइन में ज्यादा नहीं, सिर्फ एक साल आगे चले जाएं तो 18 जून 2017 को जिस टीम को कल तक फिनिश डिक्लेयर किया जा रहा था, उस दिन वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी थी। और ये सब पॉसिबल होता है कराची के सरफराज अहमद के अंडर, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के फॉर्चून को बदल के रख दिया। जिनके स्टैट्स तो एज अ प्लेयर शायद ऐसे नहीं थे कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट पर फिट बैठते, लेकिन वो एक अच्छे विकेट कीपर, एक अच्छे लीडर थे। जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता और पाकिस्तान क्रिकेट को फिर से जो इंटरनेशनल स्टेज पर रिकॉग्निशन मिली, ये इतनी बड़ी चीज थी जो सरफराज ने इस कौम को दी, जिसके बाद ही तो वो बना हमारे दिलों का कप्तान। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कैसे हमारे उसी कप्तान के गिर्द पॉलिटिक्स का जाल बिछाया जाता है, जो नॉर्मली स्पोर्ट का कल्चर भी है। लेकिन क्या सरफराज का कैप्टनसी से हटाया जाना सिर्फ सिस्टम का फॉल्ट था, या इसमें सरफराज की खुद की भी गलती थी कि उन्हें सिर्फ कैप्टनसी से ही नहीं बल्कि टीम से भी ड्रॉप करना पड़ा? 27 मई 1987 को कराची में आंख खोलने वाले सरफराज अहमद की क्रिकेट जर्नी का आगाज होता है साल 2005 में। शौक तो उनका ये बचपन का था, लेकिन ये पाया तकमील को पहुंचा जब कराची में हुए अंडर 19 ट्रायल्स में सरफराज अपनी सलाहियत के जोहर दिखाकर पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का पार्ट बने, जहां बतौर विकेट कीपर बैट्समैन खेलना शुरू किया। अपने अंडर 19 के दौर में उनकी एक ट्रेड खासी प्रोमिनेंट हुई, और वो थी उनकी लीडरशिप स्किल्स। स्टंप्स के पीछे खड़े होते तो वहां से उन्होंने पूरी टीम को चलाया होता था। गेम अवेयरनेस भी कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसे उन्होंने बाद में 2006 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्रूव भी किया। उनकी इन्हीं एट्रीब्यूट्स की वजह से एक साल के अंदर ही उन्हें कैप्टनसी भी मिल गई। अब 2006 जा रहा था, यानी अंडर 19 वर्ल्ड कप का साल, और टीम की कमान थी सरफराज के हाथ में। कैप्टन बनते ही पाकिस्तान को ट्रॉफी जितवाना तो सरफराज की पुरानी आदत थी, फिर वो चाहे अंडर 19 की हो या फिर सीनियर टीम की। सरफराज ने दोनों बार ही टीम को चैंपियन बनाया। अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो डिफेंडिंग चैंपियंस पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके फाइनल में अपनी जगह भी बना लेती है। जब एक तरफा डोमिनेट करके टीम फाइनल में पहुंची तो सामने और कोई नहीं बल्कि रिवायती हरीफ इंडिया थी। तो उस बड़े टाकरे के लिए जब दोनों टीमें कोलंबो के स्टेडियम में इकट्ठी हुई तो टॉस का सिक्का पाकिस्तान के हक में गिरा और सरफराज ने पहले बैटिंग की कॉल दी। इधर मैच शुरू हुआ और साथ ही एक ट्विस्ट भी हो गया। अब कोई भी टीम फाइनल जैसे अहम मैच में पहले बैटिंग करते हुए अपना ऐसा स्कोर कार्ड तो कभी देखना नहीं चाहेगी, जो उस दिन पाकिस्तान का था। इंडिया को 300 गेंदों पर 110 रन ही तो बनाने थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान यहाँ से भी मैच जीत गया। The trophy once again belongs to Pakistan. तारीख गवाह है, जब जब इस टीम की बैटिंग नाकाम हुई है तब तक बॉलर्स ने ही इस टीम को मैच जितवा कर दिए हैं। उस दिन जो स्विंग बॉलिंग पाकिस्तानी पेसर्स ने कोलंबो में की, किसी एशियन कंट्री में इस कदर ज्यादा वो आपको कम ही देखने को मिलेगी। अनवर अली ने तो कोलंबो के ट्रैक को लॉर्ड्स की पिच से बदल दिया था। कैप्टन अगर दलेर हो ना, वो आपको मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से भी निकाल देगा, और उस दिन सरफराज की कप्तानी में इसी चीज की अक्कासी थी। जिस तरह से सरफराज अपने बॉलर्स को चला रहे थे लो टोटल को डिफेंड करने के लिए, वो पूरे मैच में उनके लिए स्लिप्स नहीं हटने देते। ये चीजें बता रही थी कि बॉय ही गोट है लीडरशिप स्किल्स। वेल, इंडिया सिर्फ 71 रन पर ऑल आउट हुआ और पाकिस्तान बैक टू बैक अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गया। सरफराज भी एक उभरता हुआ सितारा बना, और उस टाइम के क्रिकेट पंडित्स को भी अंदाजा हो गया कि इन फ्यूचर पाकिस्तान को सरफराज की सूरत में एक अटैकिंग कैप्टन मिल सकता है, जिस अंदाजे को तारीख ने फिर पूरा भी किया, लेकिन बहुत लेट।
इस वर्ल्ड कप ट्रायम्फ के एक साल बाद ही 2007 में सरफराज अहमद का इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया, जो तूल पकड़ जाता अगर 2007 में हुई इंडिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज के फाइनल मैच से पहले कामरान अकमल इंजर्ड ना होते, जिसकी वजह से सरफराज अहमद को एज अ रिप्लेसमेंट बुलाया गया। सरफराज की अपने डेब्यू मैच में बारी तो ना आ सकी, पर वो विकेट्स के पीछे काफी एक्टिव नजर आए और 2 कैचेस भी लिए। अब सरफराज अहमद रिप्लेसमेंट कीपर आए थे, तो कामरान अकमल की रिकवरी के बाद उन्हें फिर से बेंच पर बैठना पड़ा, जिसके बाद रेस्ट ऑफ द ईयर उन्हें सिर्फ 2 चांसेस ही मिल सके। लेकिन फिर आया 2008 का एशिया कप, जहां पहली बार सरफराज को कामरान अकमल के ऊपर तरजीह दी गई और ये पहला टूर्नामेंट भी बना जब पहली बार सरफराज को बैटिंग करने का मौका मिला। लेकिन उस टूर्नामेंट में 2 इनिंग्स के मजमूई 26 रन ऐसा नंबर था जिसने उन्हें टीम से बाहर कर दिया और सरफराज फिर अगले 2 साल के लिए टीम से बाहर रहे। अब नो डाउट सरफराज अहमद शुरू से ही एक बेहतरीन विकेट कीपर थे, जो विकेट्स के पीछे काफी एक्टिव रहता था। लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग के साथ साथ मॉडर्न डे क्रिकेट एक विकेट कीपर में अच्छी बैटिंग की भी डिमांड करती है। लेकिन तब सरफराज की बैटिंग स्किल्स अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से कामरान अकमल को सरफराज के ऊपर प्रेफर किया जाता रहा। लेकिन सरफराज ने डोमेस्टिक में परफॉर्म करना नहीं छोड़ा, जिसका फल फिर उन्हें तकरीबन 2 साल के बाद मिला, जब पाकिस्तान अपने तारीख के बदतरीन टूर पर था। जी हाँ, मैं 2010 के पाकिस्तान के दौरा ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, जिस टूर के सेकंड टेस्ट मैच में कामरान अकमल अपने कैरियर की शेडियस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जब जीत पाकिस्तान के कदमों में पड़ी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की पहली टेस्ट कामयाबी रजिस्टर हो सकती थी, लेकिन फिर कैसे ब्लंडर्स और सबसे बढ़कर स्टंप्स के पीछे कामरान अकमल की परफॉर्मेंस ने उस नजर आने वाली यकीनी जीत को हार में तब्दील कर दिया। मैंने इस मैच पर एक मुकम्मल वीडियो भी बनाई हुई है, अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद चैनल पर लाजमी देख लेना। अब कामरान अकमल की बैटिंग पर तो कोई शुबा नहीं है, कई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस आज भी उनके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। 2005 से लेकर 7 तक का कामरान अकमल किसे याद है? तब कामरान अकमल को पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट विकेट कीपर तक कहा जाने लगा था, लेकिन जहां पर वो मार खाते थे वो थी उनकी विकेट कीपिंग, जिसका वर्स्ट नजर आया था उस सिडनी टेस्ट मैच में। जिसके बाद ही से एक टाइम पर अनटचेबल नजर आने वाले कामरान अकमल का सूरज आहिस्ता आहिस्ता गरूब होने लगा। कामरान अकमल की उस भयानक परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम से बाहर हुए, जिसकी वजह से सरफराज का टेस्ट डेब्यू पॉसिबल हो सका। लेकिन होबार्ट में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में हार्ड लक सरफराज के साथ ही रही। उस मुश्किल कंडीशंस में जहां टीम भी परफॉर्म ना कर सकी, वहां सरफराज भी परफॉर्म नहीं कर पाए। डेब्यू टेस्ट में सिर्फ 6 रन ही स्कोर किए, जिसके बाद उसी टूर में उन्हें एक ओडीआई खेलने का भी मौका मिला, लेकिन वहां भी 6 रन ही बना सके। इस टूर के बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेली, जहां भी सरफराज ही टीम के कीपर थे, लेकिन वहां भी सरफराज फेल होते हैं। जिसके बाद तो फिर पीसीबी का भी सरफराज से एतमाद उठ गया। उनकी इमेज एक फ्लॉप विकेट कीपर सी बनकर रह गई थी, जिसकी कीपिंग तो अच्छी थी, लेकिन जिसे बैटिंग करना नहीं आती थी। आज भी याद है जब 2013 में सरफराज को साउथ अफ्रीका टूर के लिए टेस्ट सीरीज में एज अ फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर सिलेक्ट किया गया था, तो तब उन्हें कितना ट्रोल किया गया। इवन अदनान अकमल को उन पर प्रेफर किया जा रहा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि 2010 से लेकर 13 तक सरफराज ने 14 मैचेस खेले और उन 14 मैचेस की 12 इनिंग्स में उनके 140 रन थे, जबकि औसत थी 12.7 की। लेकिन आज जब सरफराज पर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं तो उन्हें एज अ विक्टिम पेश किया जाता है और बताया जाता है कि सरफराज को चांसेस नहीं मिले, उन्हें निगलेक्ट किया जाता रहा। अगर एक बार आप इस सोच से बाहर निकल कर रिसर्च करोगे कि भाई वो मुहाजिर था या वो इस रीजन से ताल्लुक रखता था, तो उसके साथ ज्यादती हुई है, तो आपको पता चलेगा कि सरफराज को कितनी बार और कहां चांसेस मिले और कहां उसने परफॉर्म किया। यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि सरफराज के अपने अर्ली कैरियर में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो तो उन्होंने बाद में आकर खुद को ग्रूम किया था। उस वक्त जैसे कामरान अकमल अटैकिंग क्रिकेट खेला करते थे, तो विकेट कीपर की बैटिंग को लेकर भी एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका था टीम में। लेकिन आज जब स्पोर्ट्स चैनल पर सरफराज का जिक्र होता है, तो उसमें रीजन को लेकर पॉलिटिक्स का आंसर पाया जाता है, जो कि इजंट फेयर एट ऑल। इस सबसे सिर्फ अवाम में नफरत फैलती है, और ये वो मुल्क है जो पहले ही जबानों पर बटा हुआ है। खैर, लेकिन इस चीज से तो बिल्कुल भी डिनाई नहीं है कि जब 2010 के बाद सरफराज टीम से बाहर थे, तो उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म करना नहीं छोड़ा। 2013 तक डोमेस्टिक में उनकी एवरेज 43 की थी, और उस टाइम पर कोई विकेट कीपर सरफराज के मुकाबले में नहीं था जिसकी एवरेज उनसे ज्यादा थी। और इसी बेसिस पर सरफराज को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चांस मिला था, लेकिन सरफराज का वो साल भी फ्लॉप ही गुजरता है। लेकिन फिर आया साल 2014, और यहीं से सरफराज के कैरियर का ग्राफ राइज करना शुरू हुआ। साल की शुरुआत ही सरफराज के लिए अच्छी रही। एक बार फिर से टेस्ट टीम में कमबैक हो रहा था, और इस बार सामने थी श्रीलंका।
सीरीज के सेकंड टेस्ट मैच में सरफराज ने 74 रन स्कोर करके अपने इंटरनेशनल कैरियर की फर्स्ट 50 स्कोर की, जिसके बाद अगले मैच की सेकंड इनिंग्स में सरफराज के 46 गेंदों पर तेज 48 रन ने अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान को वो मैच जितवाकर सीरीज लेवल करने में। जिसके बाद अगली ही टेस्ट सीरीज में 2 50s के साथ साथ अपना डेब्यू 100 भी स्कोर किया। सरफराज में छुपा पोटेंशियल अब सबके सामने था, जो कि वनडेज में भी दिखने लगा। 2014 का सरफराज और वो सरफराज जो 3-4 साल पहले था, उसमें जमीन और आसमान का फर्क नजर आ रहा था। सरफराज ने अपनी गेम को बहुत इम्प्रूव कर लिया था। पहले इधर सरफराज के बैट से रन आना शुरू हुए और उधर उनका नाम आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के स्क्वाड में आ गया। वर्ल्ड कप शुरू हुआ और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के 4 मैचेस भी खेल गया, लेकिन सरफराज का कहीं नामो निशान ही नहीं था, क्योंकि टीम के कोच वकार यूनुस और कैप्टन मिसबाह उल हक दोनों को ही सरफराज की बैटिंग पर बिलीफ ही नहीं था। लेकिन जब पाकिस्तान के ओपनर्स चारों मैचेस में बुरी तरह से फेल हुए और उस पैनिक सिचुएशन में यूनुस खान से भी ओपन करवाया गया, तो उस टाइम पर मीडिया और फॉर्मर प्लेयर्स की जानिब से प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ कि जब टीम में एक लौता स्पेशलिस्ट विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद है जो कि बैटिंग में वर्सटैलिटी भी रखता है, जिसने लास्ट ईयर ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग करके वहां परफॉर्म भी किया, तो अब अगर ओपनर्स फेल हो रहे हैं तो सरफराज से ओपन करवा कर क्यों नहीं देखा जा रहा। जिस पर मिसबाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोक करते हुए रिप्लाई किया था कि ये जो फॉर्मर प्लेयर्स हमें आउट ऑफ द बॉक्स आकर सोचने का कह रहे हैं, तो क्या अब हम मोहम्मद इरफान से ओपनिंग करवाते हैं। यानी मिसबाह तब भी सरफराज से ओपन करवाने के हक में नहीं थे, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले फैसला हो जाता है कि सुबह नासिर जमशेद की जगह सरफराज अहमद ही ओपन करेंगे। लेकिन सरफराज ने तो आते ही कमाल कर दिया, पूरी टीम के इंटेंट को ही बदल डाला। पहले 49 गेंदों पर 49 रन्स बनाए और फिर स्टंप्स के पीछे 6 कैचेस लेकर एक वर्ल्ड कप मैच में सबसे ज्यादा कैचेस लेने का एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड भी इक्वल किया। पाकिस्तान वो मस्ट विन मैच जीत गया और सरफराज मैन ऑफ द मैच करार पाए। जिसके बाद अगले मैच में आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करके सरफराज ने पाकिस्तान के लिए क्वार्टर फाइनल की राहें हमवार कर दी। लेकिन क्वार्टर फाइनल में आकर पूरी टीम ही फेल हो गई, सरफराज भी फेल हुए। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक तरफा शिकस्त दे दी और पाकिस्तान एलिमिनेट हो गया। 2015 का वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान के लिए डिजास्टर ही काउंट होगा, लेकिन यहीं से तो सरफराज का कैरियर 180 डिग्री टर्न लेता है। पाकिस्तान क्रिकेट में वर्ल्ड कप और तब्दीलियां, ये दो लफ्ज हमेशा से ही साथ चलते आए हैं, क्योंकि हर वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट का नक्शा जरूर बदल कर जाता है और इस बार भी यही हुआ। मिसबाह उल हक ओडीआई से रिटायर्ड हो गए और वर्ल्ड कप 11 की आधी टीम का सफाया हो गया। लेकिन मिसबाह ने जाते हुए एक काम किया कि अपने बाद टीम के सीनियर बैट्समैन अजहर अली का नाम कैप्टनसी के लिए दे गए, जिसे पीसीबी ने एक्सेप्ट किया और अजहर अली नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन बने, जबकि T20 साइड को शाहिद अफरीदी ही लीड कर रहे थे और दोनों फॉर्मेट्स में के वाइस कैप्टन बनते हैं सरफराज अहमद। अब ये वही टाइम कह लें जब पाकिस्तान क्रिकेट किसी तरह से भी स्टेबलाइज नहीं हो पा रही थी, ना ओडीआईज में ना T20s में। सिर्फ एक टेस्ट फॉर्मेट था जिसमें टीम बेटर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो स्पेशली इन ओडीआईज टीम की परफॉर्मेंस इस कदर खराब थी कि अक्टूबर 2016 में अजहर अली के अंडर टीम अपनी तारीख की बदतरीन रैंकिंग पर खड़ी थी, जबकि T20s में भी टीम की परफॉर्मेंस कुछ अलग नहीं थी। पहले 2016 के एशिया कप और फिर सेम ईयर इंडिया में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में अर्ली एग्जिट ने शाहिद अफरीदी से T20 कैप्टनसी छीन ली और टीम से ऐसा बाहर किया कि फिर 2017 में उनकी रिटायरमेंट की ही न्यूज आई। शाहिद अफरीदी कैप्टनसी से स्टेप डाउन हुए तो पीसीबी की ऑटोमेटिकली नजर सरफराज पर गई, जिनके सीने पर तब भी अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन का टैग लगा हुआ था। और जब 2016 में ही पाकिस्तान इंग्लैंड से 4-1 से ओडीआई सीरीज हारकर रैंकिंग में 9वें नंबर पर गया, तो अजहर अली को अलविदा कहकर सरफराज को ओडीआई की कैप्टनसी भी दे दी गई और अब सरफराज के सर पर सिर्फ एक टास्क था, पाकिस्तान क्रिकेट के रिवाइवल का। सुनने में तो आसान लग रहा है, लेकिन एक बार सोचना कि 6 साल से टीम पर कायम डिफेंसिव माइंडसेट को हटाकर उसे चैंपियन साइड बनाना, ये आपको सरफराज ने ही करके दिया है। 2017 शुरू हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट का भी नया दौर शुरू हो चुका था। व्हाइट बॉल की कमान अब सरफराज के हाथों में थी, जिनकी कप्तानी का इम्पैक्ट आते साथ ही दिखने लगा। अपनी पहली 3 सीरीज में ही कामयाबी के बाद पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार थी, जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन की भी एक अलग दास्तान है। अगर आप इस सिनेरियो को मुकम्मल डिटेल और फिर कैसे फ्रॉम बॉटम
पाकिस्तान वो चैंपियंस ट्रॉफी जीता। डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर मौजूद इस वीडियो को लाजमी देख लेना। पाकिस्तान उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है तो वो उस टूर्नामेंट की लोएस्ट रैंक टीम थी। जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, स्टैक्स बिल्कुल लो थे, लेकिन उस टूर्नामेंट में तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अंडरडॉग स्टोरी रिटर्न होनी थी। 1 minute down, next minute up. Pakistan cricket at its best. 4 जून 2017 को पाकिस्तान की कैंपेन स्टार्ट हुई और पहले मैच में ही इंडिया से वन साइडेड हारने के बाद पाकिस्तान ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन भी आ गया। लेकिन उसके बाद सिर्फ 2 हफ्ते लगे पाकिस्तान को अपनी खोई हुई रेपुटेशन वापस हासिल करने में। 18 जून 2017 को पाकिस्तान इंडिया को ही हरा कर चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका था। पाकिस्तान क्रिकेट का नाम बुलंद हो गया, जज्बात अपने अरूज पर थे। 8 साल के बाद कोई ट्रॉफी पाकिस्तान के पास आ रही थी, तो जब ये कौमी हीरो वापस कराची के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो हजारों शायकीन इसके वेलकम के लिए मौजूद थे। हीरोइक वेलकम हुआ और फैंस की एक बड़ी तादाद ने सरफराज के घर के बाहर आकर भी इस जीत को सेलिब्रेट किया। ये पीक टाइम था सरफराज की कप्तानी का। जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स यूज किए, उनको डेवलप किया, उस चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो सच में एक मास्टर टेक्नीशियन लगे। जिसके बाद फिर तारीख ये भी दिखाती है कि जिस तरह सरफराज के अंडर टीम प्रोग्रेस की कि T20s में तो पाकिस्तान 11 कंसेक्यूटिव सीरीज जीत गया और 2018 में न्यूजीलैंड को उनके होम ग्राउंड पर हराकर पहली बार T20 की रैंकिंग्स में टीम टॉप पोजीशन पर आ जाती है। ये तो पाकिस्तान का ऐलान था T20 क्रिकेट में डोमिनेशन का। लेकिन फिर भी ये विक्ट्रीज थोड़ी महदूद लग रही थी। वो फॉर्मेट जिसमें पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती यानी ODIs, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान उस फॉर्मेट में एक स्ट्रॉन्ग टीम की तरह उभर कर सामने आता। लेकिन उस वनडे साइड की परफॉर्मेंस में कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ा। वही पहले की तरह वेस्ट इंडीज और श्रीलंका से तो जीत रहे थे, लेकिन अगेंस्ट सीना कंट्रीज टीम की परफॉर्मेंस वही माजी वाली बन जाती थी। जबकि टेस्ट में तो स्टैट्स इससे भी बदतर थे। सरफराज की कप्तानी में खेली गई पहली टेस्ट सीरीज ही जो कि अगेंस्ट श्रीलंका थी, वो भी UAE में, जो कि पाकिस्तान का दूसरा घर था। उसमें श्रीलंका पाकिस्तान को वाइट वॉश कर देता है। फिर UAE में ही न्यूजीलैंड के हाथों सीरीज हारना, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वाइट वॉश होना, ये वो सीरीज थी जिसने सरफराज को डीफेम करना शुरू कर दिया था। लेकिन असल चोट तो पहुंची थी एशिया कप 2018 से, जिस टूर्नामेंट ने सरफराज के जवाल की बुनियाद भी रख दी। टीम परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, लेकिन उस टाइम पर लोगों ने सरफराज की पर्सनैलिटी पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि ये तो कहीं से कैप्टन ही नहीं लगता, ये इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता, इससे कैप्टन वाली वाइब नहीं आती। माइंडसेट लोगों का ये था कि सरफराज की अपीयरेंस के ऊपर भी उसे मॉक किया गया। अभी ये सब चल ही रहा था कि 2019 का वर्ल्ड कप आ जाता है और इन सब बातों के बावजूद भी PCB ने सरफराज पर भरोसा दिखाया और सरफराज को ही उस वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन नामजद किया गया। लेकिन इस वर्ल्ड कप का सरफराज, चैंपियंस ट्रॉफी वाला सरफराज कहीं से नहीं लग रहा था। ये फ्रस्ट्रेशन से घिरा हुआ सरफराज था। उसकी फिटनेस पहले जैसी नहीं थी, वो स्टंप्स के पीछे कैप्टन वैसा नहीं था। और जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो पाकिस्तान अपना ओपनिंग मैच ही वेस्ट इंडीज से शर्मनाक तरीके से हार गया। लेकिन फिर पाकिस्तान कमबैक करता है और वर्ल्ड कप की स्ट्रॉन्ग टीम साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हराता है। और अगर वो एक मैच श्रीलंका वाला बारिश की नजर ना होता तो यकीनन पाकिस्तान सेमीफाइनल भी खेल जाता। लेकिन पहले मैच की हार ही इतनी बड़ी थी कि उसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। इधर पाकिस्तान बाहर हुआ और उधर सरफराज के गिर्द भी घेरा तंग हो गया। इस वर्ल्ड कप के फौरी बाद श्रीलंका पाकिस्तान के दौरे पर आया, जिसमें 2 ODIs और 3 T20s खेले जाने थे। पाकिस्तान सरफराज के अंडर ODI सीरीज तो जीत गया, लेकिन T20s में श्रीलंका की B टीम पाकिस्तान को वाइट वॉश कर देती है। इस सीरीज में वाइट वॉश हो जाना सरफराज की कप्तानी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। सरफराज को फौरी तौर पर कप्तानी से हटा दिया गया। अजहर अली और बाबर आजम की सूरत में नए कैप्टन का ऐलान भी हो गया और सरफराज न सिर्फ कैप्टनसी से हटे, बल्कि अब टीम में भी उनके लिए कोई जगह नहीं थी। सरफराज ड्रॉप हो गए। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि हमारा वो कप्तान जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवा कर देता है, जिसके अंडर टीम फलती फूलती है। हसन, शाहीन, शादाब, इमाद जैसे यंग प्लेयर्स ग्रो करते हैं जो बाद में हमारे कोर प्लेयर्स भी बने, जो टीम से टॉक्सिसिटी निकाल कर उसमें यूनिटी का माहौल पैदा करता है। उस कप्तान का फैसला सिर्फ एक सीरीज पर आकर नहीं हुआ था। सरफराज के एज ए कैप्टन डिक्लाइन में सबसे बड़ी वजह ही उनकी बैटिंग थी। सरफराज एक तो परफॉर्म नहीं कर रहे थे और दूसरा उन्होंने अपनी बैटिंग को भी बहुत डाउन कर लिया था। इवन
T20 मैचेस में तो हसन अली और शादाब खान सरफराज से पहले आकर बैटिंग किया करते थे, तो बोर्ड भी भला कब तक टॉलरेट करता, जबकि उस वक्त मोहम्मद रिजवान की सूरत में एक इनफॉर्म विकेट कीपर साइड लाइन्स पर बैठा हुआ था। कैप्टन का कॉन्फिडेंस भी तब तक होता है जब तक खुद की उसकी परफॉर्मेंस हो। जब एक लंबे पीरियड तक कैप्टन ही परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम का कॉन्फिडेंस ही उससे उठ जाता है। इसके साथ साथ ये भी कहना गलत ना होगा कि सिस्टम भी चेंज आता था। हमने देखा कि 2016 में जिस तरह से एक सिस्टम बनाकर सरफराज को कप्तानी दी गई थी, 2019 में वही काम सरफराज के अगेंस्ट हुआ। अगर सरफराज उस वक्त अपनी बैटिंग पर काम करते, अपनी फॉर्म ठीक रखते जैसे उन्होंने बाद में किया भी, तो शायद उनकी कप्तानी बच जाती। आज पाकिस्तान क्रिकेट किसी और डायरेक्शन में होती। सरफराज से बेशक टेस्ट की कैप्टनसी ले ली जाती, लेकिन उस वक्त व्हाइट बॉल से सरफराज को हटाना अच्छा फैसला नहीं था। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। सरफराज की जगह जिसे हम कैप्टनसी की होप देकर लाए थे, हमने उसका कैरियर भी खराब किया। लेकिन यहाँ पर आकर सरफराज का कैरियर खत्म नहीं हो जाता। कितना अच्छा होता ना सरफराज के लिए कि जब उन्हें टीम से निकाला गया था तो वो सब छोड़ छाड़ कर किसी टीवी चैनल पर बैठ जाते और टीम को क्रिटिसाइज किया करते, जो कि हमारे फॉर्मर प्लेयर्स का पेशा है, या ये कह लें कि पाकिस्तान में पैसे कमाने का आसान तरीका है। खैर जो भी है, लेकिन सरफराज ने ऐसा नहीं किया। वो डोमेस्टिक में गए, 3 साल वहाँ परफॉर्म किया। जब सबको लग चुका था कि अब सरफराज का चैप्टर बंद हो चुका है, तब सरफराज का पल्ला रंज उगा रहा था और 3.5 साल टीम से बाहर रहने के बाद एक ड्रीम कमबैक भी किया, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज में सरफराज 335 रन स्कोर करके प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। क्या कमबैक था ना, हमने भी यही सोचा था, लेकिन सरफराज तो थोड़ी देर के मेहमान थे। अगली 2 टेस्ट सीरीज की मीडियोकर परफॉर्मेंसेस ने सरफराज के इंटरनेशनल कैरियर का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया। ये था हमारे कप्तान का कैरियर, और मैं ये समझता हूँ कि रिसेंट टाइम्स में सरफराज वाज द बेस्ट कैप्टन वी हैड, द वन हु लिफ्टेड द टीम, द वन हु चेंज्ड द फॉर्च्यून ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। सरफराज ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी तो दी ही, लेकिन साथ ही उसने पाकिस्तान क्रिकेट को खोया हुआ रिकॉग्निशन वापस दिलवाया। वो टीम के ड्रेसिंग रूम में यूनिटी लाया। ये सारी वो अचीवमेंट्स हैं जो आज टीवी पर बैठे खुद को लेजेंड्स कहलवाने वाले किसी के पास नहीं है। उनके टाइम पर तो टॉक्सिसिटी, ईगो, पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेल लो, सिर्फ यही होता था पाकिस्तान क्रिकेट में। ये तो सरफराज की सेल्फनेस है कि वो आज टीवी पर बैठा उन जैसा नहीं है, वरना ये चूरन पाकिस्तान में बहुत बिकता है। उसे तो सिर्फ प्यार था अपने मुल्क से और उसकी क्रिकेट से।